हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अनिरुद्ध सिंह कविया और हम आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला एग्जाम आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो हमने लास्ट में 2021 का पेपर कवर कर लिया था। अब 2018 का पेपर हम अलग अलग पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। तो पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 4 के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि आरएस के 2018 के अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी 1976। सबसे पहली चीज तो स्वर्ण सिंह कमिटी, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। स्वर्ण सिंह कमिटी क्या है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप कुछ आइडिया या गैस कर पाएंगे। ओके, तो स्वर्ण सिंह समिति इज बेसिकली ए कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी कह सकते हो आप। कांग्रेस पार्टी ने इस समिति का गठन किया था 1975-6 के अंदर। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, 1976 में, जब देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों गठित किया था इस कमिटी को? टू सजेस्ट मेजर्स टू सजेस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान के अंदर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना चाहती थी गवर्नमेंट। तो उन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ सुझाव देने के लिए, कुछ सजेशंस देने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष या इसके चेयरमैन थे सरदार स्वर्ण सिंह। लेकिन दिस वाज नॉट अ सिंगल मेंबर कमिटी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ही वाज द चेयरमैन, तो इसका मतलब कि दूसरे मेंबर्स भी थे। और सवाल उसी बारे में है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स इनमें से थे। 4 मेंबर्स के नाम दिए हुए। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। इन चारों में से कौन कौन स्वर्ण सिंह कमेटी के मेंबर थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आंसर करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि पूरी कमेटी के अंदर टोटल मेंबर्स कितने थे। चलिए उन टोटल मेंबर्स को देखते हैं हम। इट वाज बेसिकली 12 मेंबर कमिटी। बारह सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। ओके, सरदार स्वर्ण सिंह ही वाज अ चेयरमैन, चेयरपर्सन, चेयरमैन कह रही है। वीएन गाडगिल, एसएस रे, बीएन बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, डीपी सिंह, सीएम स्टीफन, वसंत साठे, ए आर अंटोले, वीए सैयद मोहम्मद, रजनी पटेल एंड एच आर गोखले। इन 12 जो एस्टीम्ड पर्सनैलिटीज थी उस समय कांग्रेस पार्टी की, उन 12 सदस्यों से मिलकर ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। तो क्वेश्चन पे लौटते हैं, इनमें से कौन नहीं प्रेजेंट है? ए आर अंतले बिल्कुल प्रेजेंट है, एस एस रे प्रेजेंट है, हरिदेव जोशी और सीएम स्टीफन, ये चारों में से हरिदेव जोशी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से एस एस रे प्रेजेंट है, ए आर अंतले हैं, सीएम स्टीफन है, हरिदेव जोशी इनमें नाम नहीं है इन 12 लोगों के अंदर। तो करेक्ट आंसर विल बी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ये प्रेजेंट नहीं है उस कमिटी के अंदर, तो बाकी बच गया 3, ए बी एंड डी। तो विच ऑप्शन है कंटेन्स ए बी एंड डी? ए बी एंड डी, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, which is also known as Montagu-Chelmsford reforms. Montagu was the Secretary for State of India and Chelmsford was the Viceroy of that time. तो 1990 के अंदर जो रिफॉर्म्स पास हुए थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ था। तो क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि केंद्रीय जो प्रतिनिधि सभा थी उसमें उसके इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ, कौन से इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट के तहत हुए हैं। यानी कि 3 इलेक्शंस, 3 सालों के इलेक्शंस के बारे में बात किया है। 1926 का इलेक्शन
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, 1937 का इलेक्शन, 1945 का इलेक्शन, इनमें से कौन सा इलेक्शन इस एक्ट के तहत हुआ है, यानी कि इस एक्ट के प्रावधानों के तहत हुआ है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए 1926 एंड सी 1945, ए एंड सी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1926 और 1945 के इलेक्शन ही 1919 के अधिनियम के तहत हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। 1937 का इलेक्शन नहीं हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव का, क्योंकि 1937 का इलेक्शंस के अंदर ये मान सकते हैं कि आप 1935 का जो एक्ट पारित हुआ था उसमें फेडरेशन बनाने की बात की गई थी, लेकिन फेडरेशन कभी अस्तित्व में आ नहीं पाई। ठीक है, तो सेंट्रल 1937 के इलेक्शन प्रोविंसेस के लिए हुए थे, या आपके जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनके लिए होते। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन 1990 एक्ट के तहत नहीं हुआ था। चलिए, दैट वाज आल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम जो है, उसकी प्रियम्बल है, प्रस्तावना। तो उस प्रस्तावना के बारे में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से शब्द उसकी प्रस्तावना में प्रयोग किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से शब्दों की बात हो रही है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना के संबंध में पारदर्शिता। रेवेलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना को रिवील करना, सूचना को देना। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, यानी कि सूचना प्राप्त नागरिक, जो नागरिकता जो है हमारी, जो नागरिक समुदाय है वो बिल्कुल इन्फॉर्म्ड हो, वो जागरूक हो, उसके पास सूचना हो। एंड पैरामाउंसी ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक आदर्शों का एक उच्च स्थान पे रखना। तो ये चार चीजें क्या हमारे जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है उसके अंदर, उसकी प्रस्तावना के अंदर चार चीजें दी गई हैं क्या, या कौन सी नहीं है? तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। हम इस सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज आर मेंशन्ड, आर मेंशन्ड यानी कौन सी दी हुई है। ठीक है, या ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के अंदर, कि क्वेश्चन आर लिखा है कि आर मेंशन्ड, आर नॉट मेंशन्ड, ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, बी, सी एंड डी। ये चारों ही चीजें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत दी गई हैं। सूचना का अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मात्र 10 रुपए फीस देके किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से जाके सरकार जो सूचना दे सकती है, यानी कि बहुत टॉप सीक्रेट या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन सामान्य जो जानकारी है जो देश की संसद के समक्ष पेश की जा सकती है वो सामान्य आदमी को भी दी जा सकती है। तो उस जानकारी को मात्र 10 रुपए देकर आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी पैसा वगैरह सरकार ने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया है, ठीक है, सरकार ने इस नीति के संबंध में क्या निर्णय लिया है, तो वो सब चीजें आप पूछ सकते हो सरकारी डिपार्टमेंट से या ऑफिस से। इससे क्या होता है, सरकार अकाउंटेबल बनी रहती है, पारदर्शिता बनी रहती है। कोई भी डिसीजन जो सरकारी अधिकारी या मंत्री वगैरह लेते हैं तो उनको पता होता है कि यार कल को अगर हमने ऐसा डिसीजन लिया जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो कल को कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन डाल के उसके बारे में संबंधित जानकारी निकाल सकता है और हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्ज लग सकते हैं, हम भ्रष्टाचार में फंस सकते हैं, हमारी चोरी पकड़ी जा सकती है। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार में कमी करने के चांसेस होते हैं, भ्रष्टाचार में कमी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन साफ सुथरा होता है, ठीक है, और देश की जो जनता है उसको भी, जनता भी एम्पावर्ड होती है। क्योंकि आखिर में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पीपल शुड बी एम्पावर्ड, सरकार पे लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, और ये जो देश की जनता है उसके हाथ में एक शक्ति प्रदान करता है अपनी सरकार को अकाउंटेबल या जवाबदेह ठहराने के लिए। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये बारे में, उसके अलावा एक सेपरेट वीडियो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, मैंने पहले बनाया, आप चाहें तो उस पर भी जाके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में सारी जानकारी देख सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, उससे संबंधित क्या क्या प्रोविजन है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपको पार्ट 5 के साथ।